रवि जी, हम बात कर रहे थे कि बॉलीवुड में के प्रति लोगों में इतनी नफरत और गुस्सा है। और उस वीडियो पर जो कमेंट आए थे, पहले मैं सिर्फ एक बार आपको 2-3 कमेंट्स पढ़ के सुनाती हूँ। आप बहुत हैरान होंगे कि इस तरह के कमेंट्स लोगों ने किए हैं। वो वीडियो था कि बॉलीवुड की हालत खराब हो रही है, बर्बाद हो रहा है, बॉलीवुड स्टार्स भस्मासुर बन चुके हैं। तो उस पर लोगों ने लिखा, रश्मि मेहता एक यूजर है, उन्होंने लिखा कि इन्हें आप लोगों के वीडियोस देखने चाहिए, यानी सोशल मीडिया के वीडियोस देखने चाहिए कि इन पर क्या कहा जा रहा है और इन्हें नए टैलेंट्स को बढ़ावा देना चाहिए जो कि ये नहीं दे रहे। अविनाश पांडे ने कहा कि ये बूढ़े हो गए हैं और नए लोगों को ओपनिंग देनी चाहिए। ये जो हमारे टॉप स्टार्स हैं, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सैफ अली खान, ये सब बूढ़े हो चुके हैं। लोगों का कहना है इन्हें रिटायर कर देना चाहिए। निशांत आर्य ने लिखा कि लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है और बॉलीवुड को लगता है कि हम इनकी फिल्में देखेंगे, सरकार की नीतियों का बोझ अलग से पड़ रहा है हम पर। ये कहा है क्योंकि फिल्में देखना इतना महंगा पड़ गया है। एक यूजर है KM, उन्होंने कहा है कि ये कॉपीवुड है। दूसरे ने कहा है कि भगवान करे अब यही हो, यानी बॉलीवुड बर्बाद हो। सिनेमा वालों को पब्लिक समझ चुकी है, खासकर कोरोना टाइम में ये लोग किसी के नहीं हुए। पब्लिक इन पे क्यों खर्च करे, ये लोग अपने बाप के भी नहीं हुए। ये यूजर का कमेंट था। विशाल अनंजन लिखते हैं कि बैन बॉलीवुड। और स्वाति ने लिखा कि नो SSR, नो बॉलीवुड, खत्म बॉलीवुड। ये इस तरह के कमेंट्स लोगों ने लिखे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में कितना गुस्सा और नफरत बैठ गई है। तो आपको क्या लगता है कि इसकी क्या वजह है? सबसे पहले तो आपको नमस्कार और सारे दर्शकों को नमस्कार जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और आपने जो वीडियो बनाया था वो मैंने भी देखा था और कई वाजिब बातें थी उसमें कि भाई किस तरह से बॉलीवुड के सितारे जो है वो भस्मासुर बन गए हैं। सच बात है भाई, जो प्रोड्यूसर उन पर करोड़ों, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, इनका हाथ उसी के सर पर जा रहा है। और उसमें आपने अक्षय कुमार का एक कोट भी बताया था कि मतलब जिसमें मैं वो कह रहे हैं कि मैं मुझे लगता है कि बॉलीवुड के जो प्रोड्यूसर हैं उनके बच्चों को खा जाऊँ। तो लिटरली भले ही नहीं हो सकता है वो, लेकिन देखिए इस तरह की चीज़ें जो है सितारे ये जो कमेंट करते हैं, कई बार होता है कि शायद वो मज़ाक में करते हों या जिस तरह से अब उनकी लाइफ़ सामने आ चुकी, दरअसल अब सब कुछ एक्सपोज़ हो चुका है। अब इस पर्दे की इस दुनिया में अब कुछ भी पर्दे में नहीं रह गया है, ये समझ लें। पहले हमें लगता था कि एक पर्दे की दुनिया है जो बड़ी ग्लैमरस है, सुंदर है, दिखाई देती है और उसके पीछे की एक दुनिया है। अब वो पीछे की दुनिया जो है वो सामने आ चुकी है, सब हट चुका है और इसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया ने 2 काम किए हैं, मतलब एक तो इनका जो स्टारडम था उसको खत्म तो किया है। दूसरा जो सोशल मीडिया में लोग हैं, उनको ये एहसास दिलाया है कि हम भी हीरो हैं। हम अप हीरो क्या करता है, एक पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पर मतलब सोसाइटी में अपनी बात रखता है और वो जस्टिस की बात करता है। इसी तरह से लोग जो है सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स पर अपनी बात रखते हैं, उनको जो सही लगता है वो वहाँ बड़े मजबूत ढंग से रखते हैं। तो जो आम आदमी है उसको एक ताकत दी है सोशल मीडिया ने कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़े। अब वो किसी के भरोसे नहीं है। पर्दे पर हम पहले जो देखते थे, फ़िल्में चलती थी वो इसीलिए अच्छी लगती थी, पोएटिक जस्टिस कहते हैं। कि भाई सिनेमा में आपको 3 घंटे में पोएटिक जस्टिस मिल जाता है। वहाँ हीरो एक होता है जिससे वो दर्शक उस अंधेरे हॉल में बैठकर अपने आप को कनेक्ट कर लेता था और उसको लगता था कि ये हीरो जो है मेरी लड़ाई भी लड़ रहा है। क्योंकि उसके पास वॉइस नहीं थी उस समय में। अखबार थे सिर्फ, मैगज़ीन्स थी, कितने लोग छपते हैं, कितनी आवाज़ें उठती है। संपादक के नाम पत्र हुआ करते थे, कभी वो जो उसमें छप जाए तो वो आम नागरिकों की बात उसमें होती थी, बाकी तो कोई जगह नहीं थी, खबरें। लेकिन सोशल मीडिया ने हर आदमी को जो है अपनी आवाज़ दे दी है, उसको उसकी ताकत का एहसास करा दिया है। तब उसको ये महसूस होने लगा है कि मेरी लड़ाई लड़ने के लिए मुझे किसी हीरो की ज़रूरत नहीं है, वो भी इस पर्दे पर जो नकली लड़ाई लड़ता है। तो एक तो ये बड़ा चेंज जो है वो दर्शक के भीतर आया है, एक उसका कॉन्फिडेंस जिसको आप बोलते हैं या उसको अपनी ताकत का एहसास हुआ है। दूसरा, सिनेमा में जो कई तरह की कमज़ोरियाँ आई हैं, आप गौर करें कि जो 90s का जो दशक है तभी से जो है वो जो हीरो का हीरोइज़्म था, वो धीरे-धीरे खत्म होने लगा था। आप जिन पीढ़ी के एक्टरों के अभी आपने नाम लिए, शाहरुख हैं, तीनों खान कह लीजिए, अक्षय हैं, अजय देवगन हैं, हम इनको 30 एक साल से देख रहे हैं और अब ये सारे के सारे उम्र के 60 साल के आस-पास होने जा रहे हैं। जिसको आम बोलचाल की भाषा में लोग कहते थे 60 का हो गया बोले सठिया गया है।
तो अब ये सारे देखिए ये एक्टर्स जो हैं, जो बड़े सितारे हुआ करते थे, ये 60 के नज़दीक पहुँच रहे हैं। कोई 2 साल पीछे होगा, कोई 1 साल पीछे होगा, कोई 3 साल, 4 साल पीछे होगा। ये वहाँ प तो ये वो एज है जो हमारे यहाँ रिटायरमेंट की एज होती है। हालाँकि कोई ऐसा मतलब कोई आदमी रिटायर नहीं होता है कभी भी, लेकिन एक जो ऑफ़िशियल एज बताई गई है, जो काम से, नौकरी की, जो एक पुराने समय से चला है कि भाई एक आदमी 52 में, 55 में, 56 में कभी रिटायर हो जाता है। ये सारे उस रिटायरमेंट की एज से आगे निकल आए हैं और उसके बाद भी ये पब्लिक देखती है कि पर्दे पर तो ये एकदम यंग नज़र आ रहे हैं और क्योंकि हमारे यहाँ रोमांटिक फ़िल्में चलती है, वही एक ख़ास किस्म का चलन है, तो फिर ये भी खबरें आती हैं और लोग बड़ा एनालाइज़ करते हैं, क्लियर होता है कि भाई 60 साल का होने जा रहा हीरो जो है, वो 22 साल की लड़की से पर्दे पर रोमांस करता है। ये वो चीज़ें अपनी हाँ, बचती नहीं। अपनी पोती की उम्र की लड़कियों से रोमांस कर रहे हैं और इतने हाँ, अजीब लगते रहे जॉन अब्राहम, सैफ अली खान या बिल्कुल। शाहरुख खान भी जो बच्ची की उम्र की लड़कियां होती हैं, तो वो बहुत हाँ, मिसमैच लगती हैं। लेकिन तो ये है कि देखिए रिटायरमेंट की जो एज है जो 60 के हो रहे हैं ये, उसके बावजूद हुँ, जैसे अमिताभ बच्चन ने खुद को रीइन्वेंट किया टाइम के साथ और बिल्कुल, उनके हिसाब के बिल्कुल। रोल कर रहे हैं वो आज भी। लेकिन इन जी। लोग सिर्फ हीरो ही बने हुए पर्दे पे, वो यंग हीरो। ये लोग मतलब 26-27 साल के लड़के की तरह बने रहना चाहते हैं, वो एक दिक्कत है जो लोगों को गले नहीं उतर रही है। भाई थोड़ा-सा समय बदल गया है। समय इस सेंस में बदला है कि फिज़िकल फ़िटनेस के लिए आजकल बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो आदमी अपने आप को फिज़िकली फ़िट रखता है, बहुत एक्टिव होता है, एनर्जी उसमें दिखाई देती है, वो सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा उसके पास स्टाफ़ होता है, वो उसको खूब हर तरह से मेंटेन करता है, ग्रूम करता है वो अपने आप को, वो सारी चीज़ें हैं। समय के साथ लगातार बदलता रहता है। सोशल मीडिया में वो एक्टिव रह के और पब्लिक लाइफ़ में भी आके वो ये बताता रहता है कि देखो आज भी मैं उतना ही जवान हूँ। लेकिन ये प्रोजेक्शन है, ये रियलिटी नहीं है। तो और उम्र जनता तो जो है उम्र वो है, उम्र तो अब उम्र है, वही ये तो बोलने कितने भी हाँ, अच्छी दिखें, होंगे तो वो बिल्कुल। उम्र के जस्ट अ नंबर नहीं है उम्र, वो लोगों को भी पता हाँ, चल चुका है अब। तो उनका जो प्रोजेक्शन है वो जनता समझ जाती है, दर्शक समझ गया है कि ये तो नकली है जो आप दिखा रहे हैं। और फिर पर्दे पे एक और समस्या हो गई है कि पहले हम पर्दे पर या बल्कि अभी भी कहानी देखने जाते हैं कि पर्दे पर हम एक कहानी देख रहे हैं, एक हीरो है वो किसी किरदार में है और वो किरदार जो है उसकी कोई कहानी कही जा रही है। लेकिन आप पिछले 10-15 साल उठा के देखिए खास तौर पे, ये जितने ए लिस्टर्स हैं, जितने बड़े स्टार्स हैं, ये पर्दे पर अपने आप को जैसे हैं वैसे ही पेश करते हैं। जी, सलमान बिल्कुल, खान बिल्कुल। सलमान रहेंगे, अक्षय अक्षय रहेंगे, शाहरुख शाहरुख रहेंगे, आमिर ने थोड़े एक्सपेरिमेंट किए हैं, अजय देवगन रहेंगे, बाकी भी इस तरह के जो लोग हैं, तो वो कैरेक्टर में तो उतरते नहीं हैं। इक्का-दुक्का कभी कोई एग्ज़ाम्पल देखने को मिलते हैं, तो वो बहुत कम है, लेकिन ज़्यादातर ये जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं और जो इनके पब्लिक में हाव-भाव होते हैं, जिस तरह की इनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, वही पर्दे पे दिखती है। लेकिन उसके बाद एक बात और क्या होती है, पिछले 10-15 सालों में आप देखेंगे इनकी फ़िल्मों में, इनकी जो पर्सनैलिटी है, ये वैसे ही डायलॉग्स और स्टोरी लिखवाते हैं। ये उसी पर्सनैलिटी को पर्दे पर मजबूत दिखाना चाहते हैं और वो बताते हैं कि देखो हम तो फैन के लिए ऐसे हैं। तो कई बार ये लगता है कि आप फैन्स के लिए फ़िल्म बना रहे हैं या ऑडियंस के लिए फ़िल्म बना रहे हैं। ये तो हावी हो फैन्स रहे हैं, तो आपके फ़िल्म पर हावी हो रहे हैं, हाँ, फ़िल्म पर फ़िल्म हावी पर हो रहे हावी हैं, हो रहे हैं। रोल पर हावी हो रहे हैं और कहानी को बिल्कुल। अपने हिसाब से तोड़-मरोड़ करवा रहे हैं। हाँ, तो ये जो सारी समस्या है, राइटर की तो अब कोई वैल्यू ही नहीं रह गई। एक समय था जब हिंदी की इस इंडस्ट्री में बहुत सारे अच्छे लेखक थे, कहानीकार, स्क्रिप्ट लिखने वाले थे, गीतकार थे। लेकिन पिछले 20, 22, 25 सालों में आप देखिए कम होते गए और आज तो आप किसी से पूछ लीजिए कि आज इंडस्ट्री के 2 या 4 अच्छे राइटर्स के हमें नाम बता दें, 2-4 अच्छे लिरिसिस्ट के नाम बता दें और उनके गाने और बता दें। या उन राइटर्स की फ़िल्में या वो स्क्रिप्ट बता दें कि जो बड़ी शानदार और कमाल की स्क्रिप्ट्स है ही नहीं। जी, बिल्कुल रवि मैं यहाँ आपको ना थोड़ा डाइवर्ट करना चाहूँगी क्योंकि अ, फ़िल्मों की क्वालिटी खराब हुई है। इंडस्ट्री में हाँ, काम ठीक से नहीं हो रहा है, ये तो है। हुँ, लेकिन जो उसे वो नापसंद कर सकते हैं, नहीं देखेंगे, ठीक है। हुँ, लेकिन जो नफ़रत और गुस्सा है, वो माइनस में जा रहा है, ज़ीरो से पीछे आगे जा रहा है। जी, तो इसकी जो वजह जो एक बहुत सारे काफ़ी कमेंट जो आ रहे हैं कि हाँ, सुशांत सिंह राजपूत का जो मुद्दा है, जो भावना है वो लोगों के दिल में अभी तक बैठी हुई है। हालाँकि 4 साल हो गए हैं उनकी मृत्यु को, लेकिन लोगों ने इस उस वक़्त जो पूरा कीचड़ बॉलीवुड के अंदर का निकल के आया था, जो पॉलिटिक्स पता चली थी, नेपोटिज़्म का और खुलासा हुआ था, जो सुशांत के साथ गेम्स खेले गए थे, वो सब जो आया था, वो लोगों ने देखा था और आज तक लोग
उसके लिए माफ करने को तैयार नहीं है बॉलीवुड के लिए। तो ये सुशांत सिंह का जो गुस्सा है, उसको उसके लिए जो लोगों का प्यार था, उसके बदले में जो लोगों में गुस्सा उभरा था, वो आज तक है। उस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, जो सुशांत वाला जो पूरा मामला है, जो चीज़ें मैं आपसे कह रहा था कि ये चीज़ें हो रही है, इन चीज़ों की वजह से क्या हो रहा था ना, दर्शक पहले ही कोरोना का जो जी, पीरियड आया है, जब सुशांत की जो घटना हुई, जो उनकी मौत हुई है, जो हादसा हुआ है, उससे पहले ही ये गुस्सा जो है, वो लोगों के मन में जो है दिखने लगा था, आने लगा था। उन्हें ये एहसास होने लगा था कि अब इन सितारों को और इन जिस इस तरह की जो नॉन कंटेंट वाली फ़िल्में बना रहे हैं, ये हमें थोप रहे हैं। एकदम पहले से जी, ये चीज़ें चल पड़ी थी। लेकिन शायद उसको उस तरह की वॉइस नहीं मिल रही थी या उसकी कोई वजह नहीं मिल रही थी। लेकिन जो सुशांत की जो मौत हुई है, वो दरअसल इस पूरे मामले में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। उस घटना ने ये किया है कि लोगों को बहुत खुलकर जो है, अपनी बात कहने का मौका दे दिया और गुस्सा इसलिए था क्योंकि जो सुशांत जो है, वहाँ से जो इनसाइडर और आउटसाइडर की बहस चालू हुई। जो नेपोटिज़्म का मामला बहुत तेज़ी से उभर के आया और लोगों ने पहले भी वो वीडियो आते थे जो सुशांत की मौत के बाद में आए हैं, कि किस तरह से उनका मज़ाक बन रहा है या किस तरह से फ़िल्म इंडस्ट्री में उनसे पॉलिटिक्स हो रही है। पर चीज़ें उस तरह से कनेक्ट नहीं थी, वो डॉटेड लाइन्स जो थी वो कनेक्ट नहीं थी। लेकिन सुशांत की मौत की घटना के बाद में ये सारे वीडियोज़ जब आए हैं, ये सारी जो पुरानी खबरें निकल कर आई कि किस तरह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग या जो नेपो किड्स हैं या जो एक सर्टेन ग्रुप है फ़िल्म इंडस्ट्री का, कैसे उनको टारगेट कर रहा है, कैसे उनसे फ़िल्में छीनी गई, कैसे उन्हें फ़िल्मों से निकलवाया गया। जब ये सारी डॉटेड लाइन्स जुड़ी और एक पिक्चर बनी, तब ये सारा मामला जो है एकदम साफ हो गया पब्लिक के सामने। अंदर-अंदर एक बहुत गहरी साजिश चलती है। ये इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर का मामला है, टैलेंट वर्सेस नॉन टैलेंट का मामला है। किस तरह से बॉलीवुड जो है, जैसे मैंने कहा पहले कि थोपा जा रहा है, दर्शकों को पहले से ये चीज़ लग रही थी कि हम पर जी, आर्टिस्टों को, एक्टर्स को थोपा जा रहा है। ये जो नेपो किड्स हैं या जो स्टार किड्स हैं, उनको थोपा जा रहा है। लेकिन सुशांत की मौत के बाद में ये सारी चीज़ें एकदम साफ हो गई और ये सारी चीज़ें जो एकदम कंडेंस होके एकदम सामने आई, तो बॉलीवुड का एक ऐसा चेहरा सामने आया, जिसको कि दर्शकों ने और आम आदमी ने धिक्कारना शुरू कर दिया, कि यही वो जी, लोग हैं जिनको हम सिर आँखों पर बैठाए रखते थे, यही वो लोग हैं जिनकी फ़िल्म लगते से ही हम जो है टूट पड़ते थे सिनेमा घरों में फ़िल्में देखने के लिए लंबी-लंबी कतारें लगाते थे। इनके लिए इंतज़ार किया करते थे कि कहीं इनकी एक झलक हमको देखने को मिल जाए। ये जो सारी चीज़ें थी और वो जो भ्रम जो इनकी जो नकली दुनिया थी कि ये बाहर खुद को बड़ा अच्छा पेश करते थे और अपनी अंदर की जो कालिख जो थी उसको छुपा कर रखते थे, वो सारी चीज़ें जो है सुशांत के केस के साथ में एकदम सामने बाहर आ गई। यही वजह है कि दर्शकों के भीतर का जो गुस्सा था, वो एकदम से बॉलीवुड फ़िल्मों के खिलाफ फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की फ़िल्में नहीं देखना, जो पर्दे पर तो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, बड़े आदर्शों की बातें करते हैं, यहाँ हीरो बन के जस्टिस की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन अंदर की हालत आप देखिए, तो वो बहुत ज़्यादा जो है मतलब उसके ठीक उलट वो फ़िल्म है। उसके अलावा आप देखिए उससे पहले भी मी टू जैसा जो एक बड़ा जो मामला हो चुका था, तो उसने भी लोगों को एक रियलिटी तो दिखाई ही थी कि पहले वो सारी चीज़ें दबी-छुपी होती थी, दबी ज़ुबान में होती थी, कोई बात करता था, दबा दिया जाता था, मीडिया भी उसको नहीं उछालता था। कुल मिला के जो बड़े लोग हुआ करते थे, बड़े से मेरा मतलब जो रसूखदार लोग हुआ करते थे, वो अपना मामला सेट कर लेते थे। तो वो चीज़ें जो है दब जाती थी। लेकिन सुशांत की जो मौत थी, उसने इन सारी चीज़ों को इकट्ठा लाके एक जगह पर रख दिया और एक बॉलीवुड की एक नई जो तस्वीर है, एक जो नई छवि है, जो कि बहुत ही नेगेटिव छवि है। क्योंकि इसी में ड्रग्स का मामला आ गया, इसी में ये सारी जी, चीज़ें पता चली कि किस तरह से ये लोग पार्टियाँ करते हैं। पता पहले भी था, मैं कह रहा हूँ कि पता पहले भी था, पर पहले ये चीज़ें बहुत बिखरी हुई थी। इनको एक साथ एक जगह पर लाकर पहले नहीं देखा गया था या कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी कि जिसमें कि ये सारी चीज़ें एक ही जगह पर आ जाएँ। जब ये सारी चीज़ें जगह आई एक साथ आई, तो लोगों को लगा कि ये तो सारा कुछ एंटी सोशल है। सोशल नहीं है, ये सब कुछ एंटी सोशल है। ड्रग्स लेना जिस तरह से यहाँ पर करप्शन है या जिस तरह से यहाँ पर शोषण होता है लोगों का, जिस तरह से गैंग बना के एक-दूसरे के खिलाफ जो है या माफिया की किसी के तरह, हाँ। खिलाफ हाँ, माफिया जिसको बोला गया तो ये जो माफिया की तरह से काम करना होता है, ये बहुत ही नेगेटिव फ़िल्म है।
और इसमें क्या हुआ ना, इसके एक साथ एक चीज़ और हो गई कि क्योंकि ये सब लोग यही काम कर रहे थे, जैसा कि क्लियर हुआ इसमें कि या जो बड़ी तस्वीर उभर के आई कि ज़्यादातर लोग ऐसी हैं। इनकी फ़िल्में भी वैसी आने लगी। फ़िल्मों में भी ये लोग वही प्रमोट करते दिखते हैं आपको। फ़िल्मों में भी उसी चीज़ को कम-ज़्यादा करके प्रमोट करते दिखते हैं। हीरो बिल्कुल हीरो जैसा नहीं होता है। सारा पब का कल्चर जो है, उसके अलावा जो वुमेनाइज़िंग और वो सारी चीज़ें जो है, ईव टीज़िंग उसके वो जो पूरा हीरो करता था, लोगों ने उसको एक सही तरीके से एनालाइज़ करना जो है इसकी घटना जो सुशांत सिंह की जो मौत हुई है, उसके बाद में बहुत अलग तरह से देखना शुरू कर दिया। तो ये जो नेगेटिव पिक्चर थी और हमारे सामने फिटनेस आइकन बनते हैं, जिम जाते हैं, दिखाते हैं कि इतने बजे उठो, ये करो, जॉगिंग करो और ये ब्रांड एंडोर्समेंट जो इनके हैं वो सब इसी आधार पे मिलते हैं। तो लोगों को बहुत जो शायद मोह भंग कहते हैं, इससे मोह भंग हो गया लोगों का, इस खूबसूरत तस्वीर से जो इतने सालों से वो देखते आ रहे थे। तो इससे और ये जो बॉलीवुड बॉयकॉट का जो ट्रेंड चला पिछले सालों में, ये जी, तो कभी नहीं आया था सिनेमा की हिस्ट्री में। बॉयकॉट बॉलीवुड एक अभी तक मेरे जो शोज़ जो मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, मैं बात करती हूँ स्टार्स की, उनकी फ़िल्मों की और लोग कमेंट करते हैं कि बॉयकॉट बॉलीवुड। तो ये मुझे लगता है कि ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है इन लोगों को, इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते थे कि सिनेमा हॉल किस लिए जाने लगेंगे। और स्टार्स प्रमोशन कर के बोल रहे हैं कि आओ हमारी फ़िल्में देखो। रवि जी एक और बात मैं याद दिला दूँ, कुछ 3-4 महीनों पहले एक गाल्टा कॉन्फ्रेंस हुई थी किसी मैगज़ीन की तरफ से, वेबसाइट की तरफ से। तो उसमें रानी मुखर्जी और करण जौहर ये सारे बैठे थे और सिनेमा के बारे में बात कर रहे थे। तो करण जौहर ने खुद अपनी पोल खोली थी। तो ये भी दर्शकों ने देख लिया है। रानी मुखर्जी ये कह रही थी कि रिव्यूअर्स की बुराई कर रहे थे, कि क्रिटिक्स की बुराई कर रहे थे कि ये क्यों दर्शकों से कहते हैं कि अपने पैसे और अपनी वक्त बचाइए, हमारा रिव्यू देख के सिनेमा देखिए, अगर खराब फ़िल्म है तो मत देखिए। तो यानी अपने पैसे और ये क्यों बचाइए? यानी ये चाहते हैं बॉलीवुड के स्टार्स कि लोग अपना घर, मकान, दुकान बेच के सड़क पे आ जाएँ, लेकिन इनकी फ़िल्में देखें और ये इससे ये और अमीर होते जाएँ, प्लस ये उनको नफ़रत की नज़र से भी देखें, नीचा भी देखें। घमंड बहुत हो गया है इन बॉलीवुड के स्टार्स में। ये आपने कितना नोट किया है? देखिए, घमंड कहिए इसको, आत्ममुग्धता कहिए, उनको लगता है कि हमारी दुनिया है, इसके अलावा कोई दुनिया नहीं है। या अगर ये दुनिया है, तो इसमें हमसे बेहतर कोई नहीं है। तो वो अपने आप को जो उनकी सारी दुनिया जो है, वो सिर्फ़ अपने आस-पास सिमट चुकी है, वो अपने से बाहर नहीं देखते। जैसे कि हम बहुत सारे आज के दौर की फ़िल्म इंडस्ट्री के लोगों को देखें और ये कहा भी जाता है, खुद मुंबई में ही लोग कहते हैं, ये लोग खुद ही कहते हैं कि ये बांद्रा, जुहू से उड़ते हैं और सीधे न्यूयॉर्क, दुबई और लंदन चले जाते हैं। इनको बीच की दुनिया पता ही नहीं है। बीच में क्या दुनिया है, कैसे लोग रह रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं है। तो ये फ़िल्में भी जो हैं, ऐसी बनाते हैं कि जो लोगों से एकदम से कटी हुई हैं। उनको आम ऑडियंस का क्या हाल है, किस तरह का दर्शक इनकी फ़िल्म देख रहा है, इनको कुछ नहीं पता। ये बड़े हवा-हवाई हैं। फ़िल्मों के आप इनसे रीमेक करा लीजिए, फ़िल्मों की कहानी की चोरी करा लीजिए, दूसरी किसी विदेशी फ़िल्मों की नकल इनसे बनवा लीजिए। ये सारा कुछ इस पर डिपेंड हो गया है। और इसके बाद एक और जो आपने जैसे करण जौहर और रानी मुखर्जी का नाम लिया, रिव्यूअर्स की बात आई, तो ये बात अब पूरी दुनिया जान चुकी है, हर दर्शक जान चुका है कि ये जो विज्ञापन छपते हैं फ़िल्मों के, अखबारों में फ़िल्म आने के सुबह-सुबह 4 स्टार, 5 स्टार भर-भर के, ये सारे बिके हुए, खरीदे हुए होते हैं। करण ने तो और कहा कि करण मैं करण रिव्यूज़ को जौहर मैनेज खुद करता हूँ, खरीद हाँ, लेता हूँ। करण जौहर खुद कह चुके हैं और उनके कहने वो नहीं कहते तो भी ये दुनिया जानती थी। ऐसा उन्होंने हम तो कोई इंडस्ट्री ऐसी कोई बहुत हमने तो देखा हुआ है पत्रकारिता में ये रह के। देखा हुआ है और लोग जानते लोग बेवकूफ़ नहीं है। देखिए, आप एकाध बार या कुछ समय तक ऐसा चला सकते हैं कि आप लोगों को झूठ बोलकर कि फ़िल्म ने 100 करोड़ कमा लिए हैं, फ़िल्म बहुत महान है। ये थोड़ा-बहुत कुछ क्रिटिक्स को आप मैनेज कर लें, किसी भी तरीके से और आप उनसे मैनेज करके अच्छे रिव्यू लिखवा लें और ये जो फ़िल्मों को जो स्टार रेटिंग देने का जो कल्चर, इधर ये बहुत पुराना कल्चर नहीं है, हालाँकि ये पिछले 2 ढाई दशक पुराना ही कल्चर है। तो ये जो आया कि इसके थ्रू आप रिव्यू पढ़ना बंद कर दीजिए और वो स्टार रेटिंग देखिए और उसके बाद आप थिएटर में चले जाइए। तो एक नए किस्म का षड्यंत्र था दरअसल आप सही मायने में देखें तो। ये सारा खुल के जो है वो एक्सपोज़ हो चुका है और लोग जान गए कि अगर किसी फ़िल्म को 4 स्टार और 5 स्टार मिला है, तब फ़िल्म को देखना है कि नहीं। उन्हें पता है कि हमें इस फ़िल्म को नहीं देखना है। वो रिव्यू पढ़ते हैं, वो सोशल मीडिया में लोगों के ओपिनियन देखते हैं और कुछ रिव्यूअर्स पे जिनको भरोसा है
उनके रिव्यू पढ़ते देखते हैं, उसके बाद ही वो फ़िल्म देखने के लिए जाने का फैसला करते हैं। तो ऐसा नहीं है, इतने खराब माहौल में भी कुछ अच्छे रिव्यूअर्स हैं, कुछ ईमानदारी से रिव्यू देने वाले लोग हैं और उनके रिव्यू देखे सुने जाते हैं। तो जैसे कि ये बात एक एक्सपोज़ हो गई कि भाई ये बहुत महान फ़िल्म है, इसको 5 स्टार मिले, 4 स्टार मिले। हम देखते हैं कि दूसरे ही दिन जो है वो फ़िल्म जो है बैठ चुकी होती है, उसको कोई देखने नहीं जाता। तो ये जो स्टार रेटिंग है, बेसिकली ये इनका ईगो है। जो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्टार्स हैं, ये इनका ईगो है कि ये बताना चाहते हैं कि देखो, हमारे दिमाग में इस फ़िल्म की ये वैल्यू है, हमने इस फ़िल्म को इस तरह से रेट किया है, तो सब लोग इसी तरह से देखें। तो ये इनका ईगो है और उसके बाद में ये इतनी खराब फ़िल्म बनाने के बाद भी इसे भी अकेले ज़िम्मेदार नहीं है। इनकी जो पीआर मशीनरी है पूरी, वो जी, जिसने कि मतलब पूरे मीडिया की हत्या कर दी है, फ़िल्म के मीडिया की। उसने जो है इनको और नुकसान पहुँचा है क्योंकि वो जो फ़िल्म का पीआर है, वो सिनेमा के आर्टिस्ट और मीडिया के बीच में एक इतनी बड़ी दीवार है कि आज की तारीख में दोनों का कहीं कोई मिलन नहीं है। कोई फ़िल्म वाला जो है किसी अखबार वाले से, टीवी वाले से या वेबसाइट वाले जर्नलिस्ट से मिलता नहीं। हालाँकि जर्नलिस्ट नहीं बचे हैं अब सिनेमा के हिंदी जी, में, बिल्कुल। अंग्रेज़ी में, बाकी भाषाओं को मुझे नहीं पता। इन 2 भाषाओं का पक्के तौर पर जानता हूँ। तो ये रिव्यूअर्स नहीं है, ये अपने तरह से मैनेज होने वाले लोग हैं, जर्नलिस्ट बचे नहीं हैं। तो अब ये जो पीआर इंडस्ट्री बीच की है, ये कहीं उसको मैनेज करने में लगी रहती है। उसके कुछ जो है बड़े प्यारे सिलेक्टिव जो है वो रिव्यूअर होते हैं, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट होते हैं, जिनको अपना मैनेज करके जो है वो काम चला रहे होते हैं, चाहे वो अखबारों में हो, मैगज़ीनों में हो टीवी या वेबसाइट पर हो। तो ये पीआर जो आया है, इसने भी बहुत बड़ा नुकसान जो है फ़िल्म इंडस्ट्री को और फ़िल्मी सितारों को पहुँचाया है। जी, ये जो पीआर है इंडस्ट्री के अंदर, ये एक हुँ, तरह के डॉन बन गए हैं। मैं जब फील्ड पे जाया करती थी, ये जी, स्टार्स मुझ पे कई बार चिल्लाए कि तुमने स्टार से डायरेक्टली बात क्यों की फ़ोन पे? फ़ोन पे भी तुमने बिल्कुल। क्यों बात की? मुझे फ़ोन करके बोलते तुमने अभिषेक बच्चन से डायरेक्टली बात क्यों की? तुमने इमरान हाशमी से बात कर ली, तुमने अक्षय कुमार से बात कर ली। मैं मुझसे बोलो, मेरे थ्रू बात करो। मैंने कहा तुम अपने स्टार को समझाओ। स्टार मुझसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं ना, 1-2 इंडिविजुअल लोग हैं इंडिपेंडेंट, बिल्कुल। वो आज़ाद लोग बात कर रहे हैं, तुम बीच में मुझे क्यों कंट्रोल कर रहे हो? स्पेशली मैंने कई पीआर्स को कई बार मुझे बहुत गुस्से से डाँटना भी पड़ा, क्योंकि वो मुझ पे चिल्ला रहे थे कि आपने स्टार से बात कैसे कर ली? सवाल कैसे पूछ लिया? या तुमने ये क्यों पूछ लिया? इस बारे में नहीं पूछना था। मैंने कहा आप अगली बार मुझे मत बताना है किसी भी जर्नलिस्ट को कि वो क्या पूछे और क्या ना पूछे। आप अपना जॉब कीजिए, पीआरओ का जॉब है बीच का, आप सिर्फ अरेंज कराइए, कोऑर्डिनेट कीजिए। तो ये जो पीआरओज़ हैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊँ दर्शकों को भी कि संजय बंसाली की एक पीआरओ थी रोहिणी अय्यर। तो जब मैंने मुंबई मिरर में एक स्टोरी की संजय बंसाली की फ़िल्म के बारे में, काफ़ी ब्रेकिंग बड़ी न्यूज़ थी, तो रोहिणी ने संजय बंसाली को हैरेस किया बदले में कि आपने ये खबर दी है आम्रपाली को मुंबई मिरर के लिए। उन्होंने कहा मैंने नहीं दी है। तो बोली फिर तुम्हारे जो सीईओ है संदीप सिंह उसने दी होगी। अब वो संदीप सिंह के पीछे पड़ गई। रोहिणी अय्यर बहुत ही मिसबिहेव कर चुकी है मेरे साथ, कईयों के साथ, सबको पता है। तो वो उस संजय भंसाली ने मुझे फ़ोन किया ये कहने के लिए, इतने बड़े फ़िल्म मेकर ने कि आम्रपाली प्लीज़ तुम रोहिणी को बोल दो कि तुम्हें वो खबर मैंने और संदीप ने नहीं दी है। प्लीज़ उसे बता दो। मैंने कहा संजय जी आपने उसे हायर किया है, उसने आपको हायर नहीं किया है। आप उसे पैसे देके नौकरी पे रखे हुए, आप उससे इतना डर और दब क्यों रहे हैं? तो ये पीआरओज़ का इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा दबदबा उन्होंने बना लिया है। कइयों को पैसे खिला के मैनेज कर लिया है, कइयों को धमका लिया है कि हम तुम्हें इंटरव्यू ही नहीं दिलाएँगे, हम तुम्हें मीडिया इवेंट में ही नहीं बुलाएँगे। तो अगर पत्रकार को नहीं बुलाएँगे तो एडिटर बोलेगा कि भई तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुमको क्यों नहीं बुला रहा। तो ये पूरा जो नेक्सस है ना बॉलीवुड के अंदर का, ये अब सोशल मीडिया के थ्रू, हम जैसे पत्रकारों के थ्रू अब आम लोगों तक पहुँच रहा है। तो उन्हें पता चल गया है कि ये इंडस्ट्री के अंदर उतना साफ-सुथरा नहीं है जितना कि अब तक पहले उन्हें दिखता था या दिखाया जाता था। मैंने एक बात कही कि ये जो घमंड है, जो अहंकार हो गया है इन स्टार्स के अंदर, इसने भी बहुत पुट ऑफ किया है दर्शकों को, कि उन्हें लगता है कि हम ही से कमाया है इन्होंने। उन्हें एंटरटेन बिल्कुल, करके कमाया है, चाहे मेहनत करके कमाया है, लेकिन दर्शकों के प्यार के बिना ये स्टार्स नहीं बन सकते, ये स्टार्स नहीं है। तो उन्हीं को नीचा देखते हैं, उन्हीं को कम देखते हैं, उन्हीं को कीड़े-मकोड़े समझते हैं स्टार्स को, सेलेब्स आज की तारीख में। तो ये जब लोगों को पता चला है, तो उनके मन में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया है इन स्टार्स ने। तो ऐसा कई बार आपने भी नोटिस किया है कि इन लोगों ने किस तरह से बात की अपने फैन्स के बारे में? देखिए
ये जो हर हाथ में मोबाइल और हर हाथ में जो कैमरा हो गया ना, इसका एक फ़ायदा हुआ है, इसने एक्सपोज़ किया है इन लोगों को। एक तो ये खुद बहुत ज़्यादा एक्सपोज़ हो गए, हर जगह पर दिखना, पहले सिर्फ़ फ़िल्म में दिखते थे, फिर टीवी पे दिखने लगे, फिर विज्ञापनों में दिखने लगे, प्रिंट ऐड में भी यही दिखेंगे, टीवी ऐड में भी यही दिखेंगे। उसके बाद में ये जो है गुटखा, पान मसाला, तम्बाकू ये सब भी बेचेंगे। शराब की जो कंपनीज़ हैं उनकी भी जो है वो कहना चाहिए कि घोस्ट ब्रांडिंग करेंगे। ये सारे कुछ ओवर एक्सपोज़ तो वैसे ही हो चुके थे। रही सही कसर जो है ना वो सोशल मीडिया ने निकाल दी। और ये जो पीआरओ इनको ज्ञान देते हैं कि आप सोशल मीडिया पे जाइए, वहाँ आपके इतने फॉलोवर हो जाएँगे, उतने फॉलोवर हो जाएँगे। इससे फ़िल्म स्टार्स का नुकसान हुआ है, बहुत बुरा नुकसान हुआ है। क्योंकि अगर किसी के 1 मिलियन अगर फॉलोवर अगर इंस्टाग्राम पे हैं या फ़ेसबुक पे हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर हैं, उसकी फ़िल्म देखने के लिए वो 1 मिलियन आदमी नहीं जा रहा है, 10% उन्हें आदमी भी नहीं हाँ, जा रहा है। फ्री का पहली एंटरटेनमेंट मोबाइल पे दिख रहा है, भाई बहुत है। आप अपने रोज़ नए फ़ोटो खिंचा के डाल देते हो, पहले वो आपको आपकी एक तस्वीर के लिए एक नई तस्वीर देखने के लिए वो जो है थोड़ा उसके अंदर पैशन होता था। कहीं अखबार में, मैगज़ीन में कट जाती छप जाती तो काट के अपनी दीवार पे चिपका लेता था, रख जी, लेता था। बिल्कुल। अभी तो आप रोज़ दिख रहे हो भाई उसको, रोज़ नए-नए पोज़ दे रहे हो। चाहे हीरोइन हो, चाहे हीरो हो। आप कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, तो उसको सब कुछ पता है। तो आपके लिए उसका क्रेज़ रह ही नहीं गया कि मतलब आप कब दिखोगे, आप कब नहीं दिखोगे, आपकी एक झलक मुझे दिख जाएगी। मैंने वो दौर भी देखा है मतलब मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि अगर कहीं वो हीरो दिख गया तो कहीं उन्होंने उसको छू कर जो है उसके हाथ जोड़ लिए, कहीं उसके पैर छू लिए, मतलब वो दौर भी था। लेकिन आज तो कोई दीवानगी नहीं का दौर, पूछता। हाँ, पूरी वो दीवानगी का दीवानगी का दौर है। दौर था मतलब, अभी कोई नहीं। इसके अलावा जैसे मैं कह रहा था कि मोबाइल अब हर हाथ में है। ये जैसे ही कहीं भी निकलते हैं भीड़ में, अपने गार्ड्स के साथ में और हर मोबाइल इनको कैप्चर कर रहा होता है, वहीं कोई न कोई ऐसी घटना अक्सर घटती है जहाँ ये किसी न किसी से बदतमीज़ी कर देते हैं। और जी, वो बदतमीज़ी जो है जैसे ही सोशल मीडिया में वीडियो के रूप में आती है, तो जितनी तो इनको तारीफ़ें नहीं मिलती उससे कई गुना ज़्यादा इनको गालियाँ पड़ने लगती है। लोग इनकी जितनी इमेज बनाने में ये पैसा खर्च करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा इमेज जो है वो उस एक वीडियो से धुल जाती है। उसके अलावा इनको ये बताने वाले कि आप बहुत बड़े स्टार हैं, ये इनके पीआरओ हैं। जबकि पीआर जो है, एक समस्या और हो गई इसमें आपको बताऊँ। दरअसल ये लोग पीआरओ से इसलिए डरने लगे हैं, क्योंकि हर एक्टर जो है, हर सितारा भी मैं तो एक्टर की भी बात करूँगा कि ये 2-4 मैनेजर नुमा और 1-2 पीआर नुमा अपने साथ लेके चलते हैं। इतना डरते हैं ये लोग जर्नलिस्टों से भी और बाकी लोगों से तो जनता से तो छोड़ ही दीजिए। इनको लगता है कोई हमसे कुछ पूछ ना ले, कोई हमसे कोई बात ना कह दे। इनके पास जवाब ही नहीं होते मतलब आप जिसको बोलते हैं ना दिमाग से पैदल टाइप के अभी मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्टर से मैं मिला हूँ। आप कहिए कि दिमाग से पैदल हैं, उनको एक सरल से सवाल का जवाब देते भी नहीं आता है। वो अपने बाजू में जब इंटरव्यू देने बैठते हैं, तो अपने बाजू में जो है वो एक आदमी पीआरओ का खड़ा कर लेते हैं कि अरे यार यहाँ खड़े रहना, ये कुछ पूछ ना ले मुझसे। तो वो आदमी बीच में जी, डिस्टर्ब करने को हालाँकि मैं जब तक रहा, मैं चीज़ें करता रहा तो शर्त तो मेरी होती थी कि नहीं रहेगा और मैंने अपनी शर्तों पे काम किया उसमें। तो मैं छोड़ देता था, मुझे आपसे बात नहीं करनी है अगर पीआरओ का कोई भी आदमी वहाँ खड़ा रहेगा। तो लेकिन जो मीडिया में लोग हैं, उनके अंदर इतना नैतिक साहस ही नहीं है कि वो पीआरओ से कहें कि भैया तू बाहर जा, मुझे बात करने दे। तो ये है, तो एक तो ये बहुत डरपोक लोग हैं, जितने ये जो स्टार्स और जो एक्टर आए हैं, ये डरपोक लोग हैं। इनके पास किसी भी चीज़ का जवाब नहीं होता है। दूसरी चीज़ इनको ये लगता है कि मतलब पता नहीं इनकी वो कैसी प्राइवेट लाइफ़ है मतलब इनकी पर्सनल लाइफ़ और प्राइवेट लाइफ़ पता नहीं क्या है, क्योंकि ये इस तरह के पीआर नुमा, मैनेजर नुमा 2-4 हमेशा अपने पास रखे रहते हैं। तो ये बात भी डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली बहुत सारे लोग फ़िल्म इंडस्ट्री में जानते हैं कि अब ये पीआर नुमा लोगों के पास में इन सितारों और इन एक्टरों के बहुत सारे राज़ रहते हैं। तो वो थोड़ा-सा फिर थोड़ा-सा मतलब बहुत ढंग से दब के रहते हैं, कि यार हमारी बात बाहर चली ना जाए। तो ये भी उनकी एक डर का वजह है कि उन्होंने अपने आस-पास पहले तो भई एक आध एक्टर का एक आध मैनेजर हुआ करता था और वो पूरे मीडिया को हैंडल करता था और उस एक्टर की डेट्स भी हैंडल कर लेता था, वो सारे काम और पहले के लोग 3-3 शिफ्टों में भी काम कर लेते थे। लेकिन इनसे जो है 3 साल में 1 फ़िल्म बनती है लेकिन ये मीडिया से बात नहीं कर सकते हैं। इनकी पता नहीं कौन-सी प्राइवेट लाइफ़ है, जिसमें हमेशा बाहर इनको 4 लोग दरवाज़े के बाहर खड़े चाहिए होते हैं और उनके पास एक्चुअली इनके कौन से राज होते हैं, जिनसे कि ये उनसे डरते हैं। तो ये एक्चुअली बहुत इन्हें अजीब तरह कॉम्प्लेक्स जी, वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड
स्टार्स की पर्सनैलिटी हो गई है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। एक तो जी, इन्हें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि उन्हें लगता है कि वी आर गॉड, उन्हें लगता है हम भगवान हैं, देवी देवता हैं जो जमीन पे उतर आए हैं और अब हम लोगों पे एहसान कर रहे हैं कि वो हमें देख पा रहे हैं। तो वो एक बिल्कुल। उनके दिमाग में रहता है। और सोशल मीडिया पे वो अपनी रील्स वील्स डालते रहते हैं, सब दिखाते रहते हैं, तो लोगों को लगता है ये तो हम जैसे हैं। और बिल्कुल, बीच में उनके पीआरओ और उनकी जो बोलते हैं ना, चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है, तो उनकी जो बस, केतली बस। जो बहुत सारी है ना चाय के आसपास, वो बहुत गर्म रहती है। हमेशा से हुँ, थी, लेकिन अब वो उनको खाई जा रही है, चाय को पिए जा रही है केतली। तो ये स्टार्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन चुके हैं, कॉन्फिडेंस कम हो गया है और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत आ गया है, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है। और जिन दर्शकों को ये लोग प्यार देते थे, पहले जो दर्शक उन्हें प्यार देते थे, उन्हें बहुत नीचा देखने लगे, उन्हें रिस्पेक्ट करना बंद कर दिया है और इसीलिए दर्शकों ने इनकी रिस्पेक्ट करना बंद कर दिया। एक और चीज है कि सोशल मीडिया की आपने बात की कि उनके क्रेज खत्म हुआ है सोशल मीडिया से। तो बिल्कुल। ये भी है कि सोशल मीडिया पे अब जो रील्स घूमती है इनकी, ये तो एक तो खुद बनाते हैं, जैसे आपने देखा है कौन कौन स्टार्स बनाते हैं, जिनेलिया, बिल्कुल। रितेश और विद्या बालन, इस तरह की हुँ, ये लोग रील बना रहे हैं, तो भाई रील तो हम भी बना लेते हैं। आजकल हर लड़की खुद को हीरोइन समझती है, वो मेकअप वगैरह करके लिपसिंग कर लेती है और वो सोचती है मैं तो हीरोइन बन गई। तो वो सोचते हैं कि भाई ये हम जैसे हैं, हमारे लेवल के हैं, तो ये हीरो कहाँ से हुए, तो हम इन्हें देखने सिनेमा हॉल क्यों जाए। तो वो जो क्रेज है उनका, जो मैजिक है, वो खत्म हो रहा है। और दूसरी बात कि अब इनकी बहुत सारी असलियतें जो सामने आ गई हैं सोशल मीडिया के थ्रू, और खुद स्टार्स ने ही बैंड बजाई है, अपने बॉलीवुड के स्टार्स की कलई खोली है। जैसे कि कंगना ने बताया कि नेपोटिज्म के फ्लैग बियरर हैं करण जौहर। कंगना ने बताया कि सब उधार के कपड़े पहनते हैं, मैं अपने कपड़े खरीदती हूँ। और सबको पता चल गया है कि सब उधार के ही कपड़े पहनते हैं, डिजाइनर से किराए पे लिए हुए, और लेबल को प्रमोशन के नाम पे सब ले जाते हैं, वो ड्रैगलिन होके बिकते हैं। तो ये भी पता चल गया है। बिना मेकअप के स्टार्स भी देख लिए हैं लोगों ने। सबको पता चल गया है कि बिना मेकअप के ये कैसे दिखते हैं। पहले तो मीडिया में कभी-कभी छप जाता था, तो ये बहुत नाराज होते थे। ये अमीषा पटेल वगैरह ये सब बहुत नाराज हो जाती थी कि हमारी फोटो छाप दी है बिना मेकअप के। लेकिन अब तो दिन रात उनके फोटोज छपते रहते हैं कहीं ना कहीं से। करीना को अब सब लोग बूढ़ी बोलने लगे हैं क्योंकि वो बिना मेकअप के उसकी फोटोज देख चुके हैं। तो ये जो रियलिटी है वो सामने आ गई है। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि जो ड्रग कल्चर की बात हमने की थी, तो जब पहले ना जब स्टार्स स्मोक करती थी, फीमेल्स और मेल्स भी, ये हमें कहते थे कि फोटो मत लेना, कैमरे में मत हुँ, लेना। सुष्मिता सेन बिल्कुल। स्मोक कर रही होती थी, प्रियंका चोपड़ा कर रही होती थी, चेन स्मोकर्स थे ये लोग सारे, हम जो देखते थे फील्ड पे, लेकिन बोलते प्लीज शूट मत करना, शूट मत करना। और आजकल वो लोगों को पता चल चुका है ये लोग स्मोकर्स हैं, तो ये कुछ छुपा नहीं रह गया बेसिकली, सब सामने आ चुका है। तो उनसे नेगेटिविटी तो सामने आई है और असलियत भी सामने आ गई है। तो जो जादू, जो क्रेज था वो ठंडा हुआ है। अ, खासकर अब तो मतलब वक्त ही बदल चुका है सोशल मीडिया आने के बाद। आपने किसी आपका मुकाबला किसी से हुआ है, किसी सामना पड़ा है किसी जैसे दर्शक से, किसी यूजर से जो अपनी गुस्से नफरत का इजहार करता हो, इनके बारे में कुछ कहता हो? देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनसे हम फ़िल्मों के बारे में बात करते हैं, तो पिछले कुछ सालों में उनकी जो राय है, फ़िल्मों के बारे में बदल गई है और फ़िल्म स्टार्स के बारे में भी बदल चुकी है। जैसे वही है कि जो चेहरे पर उनके जो कुछ भी मेकअप चढ़ा हुआ था, वो उतर चुका है। अब सबने उनको उनके रियल फेस के साथ में देख लिया है। कितनी कमज़ोरियाँ हैं उनमें, ये भी सबको पता चल गया है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि जब ये बात आई कि ये लोग ऑडियंस को चीट करते हैं, सबसे ज़्यादा बुरा वहाँ लगा है लोगों को, कि आप अपनी पर्सनैलिटी बाहर तो कुछ और दिखाते हैं और रियल में आप कुछ और हैं। तो यहाँ पर जो है दर्शक जो है, जो आम आदमी है, उसने जो बड़ा चीट महसूस किया है खुद को। और दूसरी चीज़ कि चलिए आप अपनी पर्सनल लाइफ़ में कैसी भी रहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कई लोग ऐसे भी हैं। लेकिन जो फ़िल्म है, जो कंटेंट जिसके लिए आप जाने जाते हैं, मतलब अब जो है क्योंकि पूरी दुनिया का सिनेमा आपके सामने खुल चुका है ओटीटी के साथ में। लोगों को ये समझ में आने लगा है कि अच्छा सिनेमा क्या है और आप क्या बना रहे हैं। आपने जो बड़ी-बड़ी फ़िल्में बनाई हैं, वो कहाँ-कहाँ से चुरा के बनाई हैं, कहाँ से किसके सीन चुराए हैं, वो अब सब लोगों को पता चल गया है। तो एज़ अ क्रिएटिव पर्सन आपके लिए जो रिस्पेक्ट थी उनके मन में, वो खत्म हो गई है। तो जिस चीज़ के लिए आप जाने जाते थे कि आप बड़े महान फ़िल्म मेकर हैं या आप बड़े अच्छे एक्टर हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं, वो असलियत जो है वो सामने आ चुकी है।
तो ये जो कलाकार के रूप में सम्मान था इसलिए घट गया। फ़िल्मों का जैसे मैंने कहा कि अब सबको सब कुछ पता है कि आपने कौन-सी कहानी कहाँ से चुराई है। अभी तो यही आ जाता है कि आप पोस्टर रिलीज़ करते हैं और 2 घंटे में सोशल मीडिया में किसी विदेशी फ़िल्म का पोस्टर आ जाता है कि आपने इसको यहाँ से नकल की। तो जो आपको बज़ बनना चाहिए आपके पोस्टर रिलीज़ के साथ में, वो बज़ तो बनती नहीं है, उल्टा नेगेटिव हो जाते हैं। ये सोशल मीडिया का नुकसान भी है और सोशल मीडिया का बड़ा नुकसान जो है, फ़िल्म इंडस्ट्री ने उठाया है। कायदे से जी। सिस्टम वही होना होना चाहिए था कि आप फ़िल्म इंडस्ट्री हैं और एक मीडिया है। ये जो बीच में जो आपने एक बड़ी दीवार कर ली खड़ी कर ना तो ये अब आपको डिफेंड करता है मीडिया, ना आपको आपके खिलाफ जो है वो नेगेटिविटी उसका कोई जवाब देता है। अब सीधे-सीधे आप उन लोगों के जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो आपके नकलीपन को समझ चुके हैं, आप सीधे उनके फायरिंग के सामने होते हैं। बीच में अब कुछ है नहीं और वो जो बीच में दिखता है वो बहुत सारा जो इनको डिफेंड करता हुआ है, वो बहुत कुछ जो है सबको पता है कि ये बिका हुआ है। तो उसकी वजह से मीडिया ने भी अपनी रिस्पेक्ट खो दी है। तो मीडिया ने भी रिस्पेक्ट खोई है और फ़िल्मों ने भी रिस्पेक्ट खोई है। तो नुकसान जो है इन दोनों का हुआ है। और ये जो स्टार्स हैं अ, कई एक बहुत अच्छे यूजर ने कमेंट किया है कि कटरीना भी बहुत घमंडी है। अ, इनका यूजर का नाम है अंबिका एस। उन्होंने मुझे वो घमंडी लोगों की लिस्ट दे रहे हैं कि देखिए अच्छा, माधुरी दीक्षित बहुत घमंडी थी और आशा नचले जब कमबैक कर रही थी अमेरिका से आई थी तो वो बहुत घमंडी थी और कटरीना का नाम लिया। तो ये अब ये दर्शक बता रहे हैं जो कि कभी मीडिया छुपाता था या लोग छुपाते थे। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जैसे कोई फिल्म आती है तो लोग बताते थे कि इसकी कहानी कहाँ से चुराई है। कहानी बिल्कुल। तो क्या सीन चुराए हुए हैं, पूरे एक सीन एज़ इट इज़ उठाए हुए और उसके पोस्टर की कॉपी। तो ये कभी-कभी ना मीडिया करता था, कभी-कभी न्यूज़पेपर में से छपती थी कभी-कभी स्टोरी होता कि था। इसका बिल्कुल, पोस्टर इससे इंस्पायर्ड है, ये देखो ये है कहानी उठाई। लेकिन अब तो जैसे ही फ़िल्म रिलीज़ होती है, जैसे बर्फी जब रिलीज़ हुई थी, उसमें जो-जो सीन चोरी के थे, आम दर्शकों ने उन्हें उठा के फ़िल्मों को डाउनलोड करके, वो एडिट करके, उनका एक कॉम्बिनेशन बना के मीडिया इंटरनेट पे डाल दिया। यूट्यूब पे डाल दिया कि देखो ये शॉट यहाँ-यहाँ से चुरा है। तो दर्शक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए, अवेयर हो गए। उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है मीडिया इसके फ़िल्मों के बारे में, सिनेमा के बारे में। तो ये अब बेवकूफ़ नहीं बनने वाले। सबसे बड़ी बात ये है कि अब बेवकूफ़ नहीं बन सकते, बहुत बन लिए और करोड़ों के घर बना लिए स्टार्स ने, बहुत प्रॉपर्टी बना ली और वहाँ से ऊँची फ्लोर से उन्हें दर्शक बहुत छोटे लगते हैं, नीचे लगते हैं। तो वो दौर अब ठंडा पड़ रहा है, वो दौर खत्म हो रहा है अब। पर दर्शक को भी ये बात समझ में आ गई ना कि भाई अगर आपके 1 मिलियन फॉलोअर हैं, तो उसमें से एक मैं भी हूँ और चाहे मैं भले ही एक हूँ वहाँ पर, लेकिन मेरे जैसे ही 1 मिलियन हैं, जिनके आधार पर, जिनके बेस पर जो है, आप चीज़ों का एंडोर्समेंट हासिल करते हैं। वहाँ 1-1 करोड़ रुपए या जो भी आपकी प्राइस होती है, 10 लाख से लेके 50 लाख, आप एंडोर्स करने के लिए जो पैसा लेते हैं, वो किसके दम पे ले रहे हैं? वो उसी एक-एक व्यक्ति जो आप जिसने जो 1 मिलियन या कितना भी बनाए, आप उसके दम पे ले रहे हैं। तो उसको पता है कि और उसी के पैसे से आप अपने बंगलों की या अपने फ्लैट की ईएमआई भर रहे हैं, उसी के पैसे से आप अपनी गाड़ी की ईएमआई भर रहे हैं। वो सारा तो उसने ओन कर लिया एक तरीके से आपको मतलब कि ठीक है, अब आप उसके कर्ज़दार हैं, सीधी-सी बात है। वो आपको वैसे नहीं देखता है कि आप बहुत आसमान में बैठे हुए सितारे हैं। आप बहुत साधारण हैं, लेकिन फिर वो आपसे वैसे ही साधारण होने की उम्मीद रखता है। लेकिन आप उसकी उम्मीद पे खरे नहीं उतरते हैं। आप बताते हैं कि नहीं मैं साधारण नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ। वहाँ से क्लैश शुरू होता है। तो वहीं से लोग जो है फिर इनको हड़काना शुरू करते हैं। फिर वो इनको किसी तरह की इनकी कमज़ोरी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। किसी तरह के कमज़ोर सिनेमा को वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। भाई अगर मैं ₹500 का टिकट खरीद के फ़िल्म देखने जाऊँगा, तो मुझे उस फ़िल्म में डेढ़ 2 घंटे, ढाई घंटे में ₹500 मेरे वसूल होना चाहिए भाई। अगर नहीं होंगे तो मैं क्यों आपको बर्दाश्त करूँगा? फिर उसके बाद आप प्रमोशन कर के बाहर बता रहे हैं कि नहीं, ये तो बहुत महान सिनेमा बना है। आपके बिके हुए जो ब स क्या बोलते हैं, जो समीक्षक हैं, रिव्यूअर्स हैं या जो भी आपके फैन फॉलोअर्स हैं, जो आर्मीज़ आपने बना रखी फैन्स की, वो बाहर बड़ा प्रचार कर रही है कि नहीं, नहीं बहुत महान। जबकि मेरा एक्सपीरियंस मुझे बता रहा है कि आपने 2 कौड़ी की फ़िल्म बनाई है। तो मैं तो क्रिटिसाइज़ करूँगा और मैं मतलब मैं अकेला नहीं हूँ। फिर मेरे जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी पीआर मशीनरी पे भारी पड़ते हैं, जो आपकी फैन्स आर्मी पे भारी पड़ते हैं। तो ये इस तरह से टकराव का माहौल जो पैदा होता है, भई आपको फैन्स आर्मी बनाने की क्या ज़रूरत पड़ती है? पहले भी लोगों के फैन हुआ करते थे,
लेकिन अब पूरा माहौल बनाते हैं। आप देखिए कि आजकल फिल्म के पीआर में क्या हो गया, आजकल फिल्म का जो पीआर होता है, उसमें जो फिल्म सिनेमा के शो होते हैं या ट्रेलर लॉन्च होता है, वहाँ मीडिया नहीं होता है। आप वहाँ फैन्स को बुलाते हैं और ये ताकत दिखाते हैं, और जो कि नकली ताकत है। वो लोग पैसे लेके आते हैं, वो लोग टी-शर्ट लेके आते हैं, वो लोग किसी लालच में आते हैं, और वो कोई काम वाले लोग नहीं, वो खाली लोग होते हैं, जिनको आप भर के तो ले एक्चुअली आते हैं, हाँ जी, एक शेयर फॉल्स करते इमेज हैं। क्रिएट की जाती है, जो सब कुछ मैनिपुलेटेड है। हाँ, कि भाई इसके कितना वीडियो फिर वो मैनिपुलेट कर बना सकते हैं। वो फिर वो वीडियो बनाते हैं उसमें कि अरे देखो कितना शोर है, कितना हल्ला है, और लोग तो खूब तालियाँ, सीटियाँ बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं और ढोलक बज रहे हैं, फिर आप उसको सोशल मीडिया में डालते हैं। लेकिन वो 1-2 दिन का तमाशा रहता है, खत्म हो जाता है। रियलिटी आपकी जैसी ही फ़िल्म रिलीज़ होती है, वो पहले ही शो में सामने आ जाती है। तो वो जो करण आपने जो जौहर स्टार खरीदे हैं, रेटिंग्स खरीदी हैं, वो ये जो सारा तामझाम किया, वो पहले शो में ही एकदम फुस हो जाता है मामला। तो बॉलीवुड की रियलिटी जो है बार-बार सामने आ रही है, ये उसको ना ढक पा रहे हैं, ना छुपा पा रहे हैं। तो और लोगों से झूठ और बोल रहे हैं। तो स्वाभाविक है लोगों की नाराज़गी जो है इनसे होगी, और वो नाराज़गी धीरे-धीरे इतनी चीज़ें हो चुकी है कि फिर वो कई बार बॉयकॉट के रूप में दिखने लगती है, कई बार वो नफ़रत के रूप में दिखने लगती है। फिर भी ये एक्सेप्ट नहीं करते। मज़े की बात ये है, कहते नहीं, नहीं बोले ये तो ऐसे ही कुछ नहीं है, थोड़े दिन की बात है, ये खत्म हो जाएगा। तो होते-होते 4 उनके साल होने आए इस बात को। उनका झूठ उनके ऊपर ऊपर औंधे मुँह वो खुद गिरते हैं झूठ बोल के, क्योंकि बिल्कुल। जैसे आसमान पे थूकेंगे तो हमारे ऊपर गिरेगा, वैसी वाली बात है कि फेक जी, कलेक्शन दे-दे के वो हिट बोलते थे, कुछ फ्लॉप फ़िल्मों की सक्सेस पार्टी भी कर ली, लेकिन वो सब थोड़े दिनों में खुलकर सामने आ गए और कई दिनों बाद, कई महीनों बाद उन्होंने कहा कि इस फ़िल्म ने इसीलिए वर्क नहीं किया। तो भई तब तो आप इसे सही हिट बोल रहे थे, इसके गुण गा रहे थे, 5 स्टार्स लगा रहे थे, तो अब आप 6 महीने बाद क्यों आप मान रहे हो कि फ़िल्म फ्लॉप थी? इतना वक़्त क्यों लगा? और करण जौहर ने तो साफ कहा उसी कॉन्फ्रेंस में, गाल्टा कॉन्फ्रेंस में कि हम सिनेमा हॉल में अपने दर्शक भेजते हैं कि जो फ़िल्म की बिल्कुल। तारीफ़ करें, वो भी मैनिपुलेट करते हैं। अब बोलिए सच कहाँ से सामने आएगा? कि रिव्यूअर का मैनेज कर लिया, पीआर मैनेज कर लिया, मीडिया को मैनेज कर लिया, फीडबैक देने वाले जो दर्शक है बेचारे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले, उनको मैनेज कर लिया। तो आप इतना कंट्रोल करके क्या सच दबा पाएँगे ये लोग? सच तो सामने आ चुका है, आता है, और इनकी जो फ़िल्में फ्लॉप हो रही हैं, एक के बाद एक बड़े स्टार्स की, तो यानी वो इनको रियलाइज़ेशन का वक़्त है। अगर अभी भी इन्होंने सच को स्वीकार नहीं किया, तो सच इन्हें नकार देगा, वक़्त इन्हें नकार देगा, दर्शक तो नकार ही रहे हैं। तो क्योंकि वो एक अच्छी फ़िल्म देखने जाते हैं, एंटरटेन होने जाते हैं, जिसका प्रॉमिस ये करते हैं। और अगर उसमें वो फेल हो जाते हैं, तो दर्शकों को लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। वो सिनेमा हॉल में इतना खर्च करके टाइम निकाल के आए और धोखा हो गया उनके साथ कि मिला ये उन्हें। तो ये जो विश्वसनीयता है ना, वो खो रही है इनकी, प्लस इनकी इमेज खराब हो चुकी है। अब तो स्थिति ये है कि इन्होंने जो फ़िल्में बनाई है ना, लोग ओटीटी पर भी नहीं देखना चाहते हैं, हकीकत यही जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल। फॉरवर्ड कर के आप देख लेते हैं या छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं, वो देखते ही नहीं, उनको पता है, वो मतलब उनको उनको कई एक्टर्स ऐसे हैं बोले इसकी फ़िल्म देखना नहीं है, कई डायरेक्टर ऐसे हैं बोले इसकी फ़िल्म देखना नहीं है। इतनी लंबी हो चुकी है वो लिस्ट कि वो देखना ही नहीं है। तो आप कुछ भी बना के लाइए, वो आपको देखने के लिए तैयार नहीं है। और इसकी बहुत बड़ी वजह जो है, वही जो इनका ईगो है, जो इन्होंने फ़ॉल्स इमेज क्रिएट की है, जो फ़ॉल्स बबल इन्होंने अपने आस-पास जो इतने सारे मतलब बना के बताया कि ये तो हम हैं, और मतलब ये गुब्बारा जो है वो हम हैं, इतने बड़े दिख रहे हैं, लेकिन अब वो सब फूट गए, इतनी सारी पिन्स अब इनको लग रही हैं, वो फूट चुका है, और अब दर्शक किसी तरह से ना इनको इसलिए बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दर्शक के पास बहुत सारा ऑप्शन है। मैं 1 साल अगर बॉलीवुड की फ़िल्में नहीं देखूँगा और मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे पास इतने सारे ऑप्शन हैं। ओटीटी में भी है, और अगर मैं थिएटर में चाहूँ तो वो भी है, क्योंकि दूसरी भाषाओं की फ़िल्में रिलीज़ होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, मैं उनको जाके देखता हूँ, थिएटर में जाके देखता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ देख के लगता है उस फ़िल्म को कि मैंने कुछ देखा है। और ओटीटी पे भी मैं अपना क्यों समय खराब करूँ? भई वो समय थोड़ी रहा कि मतलब हफ्ते में 1 फ़िल्म आएगी तो मुझे वो 3 घंटे निकाल के रखने हैं। अब तो 24/7 मेरे पॉकेट में फ़िल्म है भाई, दुनिया के जिस हिस्से की चाहूँ, जो फ़िल्म मैं चाहूँ वो मैं देख सकता हूँ भाई। इतना और सारा दुनिया कंटेंट है दुनिया आप। भर की पहले तो सीडी खरीदनी होती थी, लाइब्रेरी ढूँढनी पड़ती थी। बांद्रा में एक लाइब्रेरी थी, सर्वोदय लाइब्रेरी, जिसमें से जी, सारे बॉलीवुड के लोग डीवीडीज़ लेते थे और उनको देखते थे और उनसे फ़िल्में इंस्पायर करके कॉन्सेप्ट बनाते थे
और अपने प्रोड्यूसर के पास जाते थे कि भाई ये फिल्म देखी है, इस पे फिल्म बनाते हैं। मुझे एक राइटर जोड़ी थी बहुत अच्छी, तुषार और मिलाप। उन्होंने मुझे कहा कि इंदर कुमार ने उनसे कहा कि कोई नई डीवीडी देखी है क्या? मतलब फिल्म कोई कहानी है कि नहीं ये नहीं पूछा, कोई नई डीवीडी देखी है क्या? तो उसके मुंह से निकल गया, फिर उससे संभाला। तो ये रियल में अंदर चलता है। तो अब तो उन्हें ये सब लाइब्रेरी जाने की भी जरूरत नहीं है, और वो जो सिनेमा के लोग ही देख पाते थे, अब तो आम से आम बच्चे भी 13-14 साल के वर्ल्ड सिनेमा उनके पास एक्सेस में है, पूरे एप्स के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू। लेकिन आपने जो सच कहा कि ओटीटी पर भी वो फिल्में देखने लायक नहीं है। अब सोचिए कितनी खराब क्वालिटी है। क्रू मैंने शुरुआत की और छोड़ दी। लापता लेडीज लोगों ने कहा था अच्छी है, लेकिन मैंने शुरू की, तो मैं क्या देख रही हूँ ये, हटाओ, मतलब एकदम लोअर क्वालिटी का प्रोडक्शन है ये, मैंने छोड़ दिया। तो मैंने कितनी फिल्में देख देख के थोड़ी थोड़ी छोड़ी कि मुझे, और जबकि मेरे काम का हिस्सा भी था कि मुझे देखना है कि भाई कैसी बनी है क्रू, लेकिन मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुई। कभी कभी फॉरवर्ड कर देते हैं हम चीजें उसमें। तो एक शैतान मुझे फिल्म पिछले दिनों में ओटीटी पे मिली जो मुझे देख के अच्छी लगी, और बाकी तो सिनेमा हॉल में क्यों जाए, इनके लिए इतना पैसा खर्च करें, ये वर्थ नहीं है। तो अब तो ये फॉरवर्ड का इतना अच्छा ऑप्शन हमको मिला हुआ है, लेकिन इसमें मुश्किल ये हो गई कि कभी हम जब रिव्यू के लिए फिल्म देखने हॉल में जाते हैं तो हमें लगता है कि कोई बटन हमारे पास हो कि हम जो चल रहा है इसको फॉरवर्ड कर दें। तो इतनी मतलब नहीं, कई बार नहीं बर्दाश्त होती सिनेमा हॉल में भी, क्योंकि हमको रिव्यू करना है तो हम बैठते हैं और उस पूरी फिल्म को देखते हैं, मगर कई बार उनको झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जैसे कि दर्शक मैं कह क्यों रहा हूँ, झेले? हाँ, नहीं दर्शक क्यों नहीं झेलेंगे, झेलते हैं हम तो झेल रहे हैं। दर्शक। मैं देखिए ऑडियंस के जो रिएक्शन होते हैं 10 मिनट बाद समझ में आ जाता है उनको कि फ़िल्म ये देखने जैसी है कि नहीं। कई लोग उठ के चले जाते हैं महँगा टिकट लेने के बाद भी, आधा घंटा देखेंगे, वो उठकर चल देंगे। या फिर अगर वो 2-3 लोग रहेंगे तो फिर वो आपस में बातें करने लगेंगे। अगर एक आध आदमी कोई रहेगा तो वो अपना मोबाइल निकाल के जो है उसके ऊपर मैसेज करने लगेगा या वो कहीं इधर-उधर बात करने लगेगा। मतलब वो जो सामने चल रहा है, वो उसको होल्ड ही नहीं कर रहा है। लेकिन शायद उसको समय काटना है, या फिर अब उसने 300-500 रुपए कुछ खर्च कर दिए हैं, तो चलो देख लेते हैं क्या है। कई बार होता है कि इंटरवल में बहुत सारा क्राउड जा चुका होता है। आखिरी तक बैठे जी, हुए लोग या निकलते हुए उस फ़िल्म की तारीफ़ करने वाले लोग ढूँढना बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये तो ऐसी फ़िल्मों का हाल है। वहीं अगर मैं मेरे दोस्तों की बात करता हूँ, आप उनसे ओटीटी पर बात कीजिए, मैं कई दोस्तों में और क्या देखा, तो वो हिंदी फ़िल्मों के नाम नहीं लेते हैं। वो मुझे मलयालम फ़िल्म बताते हैं, तेलुगु फ़िल्म बताते हैं, जी, बिल्कुल। मराठी फ़िल्म बताते हैं, कई बार गुजराती फ़िल्म बताते हैं, पंजाबी फ़िल्में बताते हैं, और जो विदेशी कंटेंट है वो तो बताते ही बताते हैं। तो आप देखिए हिंदी के अलावा जो है रीजनल लैंग्वेजेज़ की फ़िल्म है और हम उनको देखते हैं। अच्छी बात ये हुई है कि वो डब होके आ रही है, अब अच्छे से डब हो रही है। पहले तो चलिए साउथ की फ़िल्में होती थी कि मतलब आपने कैसे भी डब हुँ, कर दिया, मगर अब उनकी हुँ। क्वालिटी बहुत सुधर गई है और अब आपको बिल्कुल पूरा फ़िल्म जैसा मज़ा मिलता है। तो आप उस फ़िल्म को एन्जॉय करते हैं, कहानी अच्छी होती है, एंटरटेनमेंट होता है। अब क्या हो रहा है कि बॉलीवुड सोच रहा है कि हम भी वैसा ही करें। पहले भी आप वही गलती कर रहे थे। पहले आप विदेशी फ़िल्मों की नकल कर रहे थे। पहले आप उनकी कहानियाँ चुरा के बना रहे थे। आप मौलिकता ढूँढ ही नहीं रहे हैं। जबकि हम अब साउथ का या मराठी का या गुजराती का या विदेशी या पंजाबी, हम उसकी ओरिजिनैलिटी के लिए देख रहे हैं भाई, कि वो हमको कुछ नया दिखा रहा है, कुछ नया कह रहा है। हमारे अंदर कुछ नई फीलिंग्स जगा रहा है या वो हमको कहीं छू रहा है। लेकिन आप वही कर रहे हैं। बॉलीवुड के सारे हीरो चाह रहे हैं कि अब वो साउथ में अल्लू अर्जुन जैसे या प्रभास जैसे जो हैं वो वैसे बन जाएँ और वैसी फ़िल्में उनकी हो जाएँ, वैसे ही वो डार्क सिनेमा रच लें, वैसी मार-धाड़ और खून वाला। तो भैया फिर हम ओरिजिनली क्यों नहीं देखेंगे, हम आपको क्यों देखेंगे? तो ये समझ ही नहीं रहे हैं कि ये हिंदी का सिनेमा है, इस देश में एक हिंदी पट्टी है, एक हिंदी समाज है, उसकी अपनी कहानियाँ हैं, उसकी अपनी परिस्थितियाँ हैं, उनको दिखाएँ, उनको बताएँ, वहाँ से हीरो लेकर आएँ, वहाँ से राइटर्स लेके आएँ, वहाँ का म्यूज़िक लेके आएँ, ये नहीं समझ रहे हैं, ये अभी भी नकल में ही जा रहे हैं, तो फिर जी, डूबने की और तैयारी। इतनी हैरानी की बात है कि पहले कभी साउथ के स्टार्स बॉलीवुड में आते थे और उनका सपना होता था कि बॉलीवुड के हीरो बने, लेकिन वो 1-2 बिल्कुल, फ़िल्में करके वापस चले जाते थे। वहाँ के सुपरस्टार रजनीकांत आके 1-2 फ़िल्में करके चले गए। कमल हसन ने 1-2 सुपरहिट फ़िल्में दी, फिर वो चले गए, लेकिन वो बॉलीवुड के हीरो नहीं बन पाए। लेकिन अब बॉलीवुड के जो दर्शक हैं, जो हिंदी के दर्शक हैं,
वो साउथ की फिल्में देखने को तैयार है डब हुई, वो हिंदी की फिल्में देखने को तैयार नहीं है। वो डब की हुई फिल्में आपको साफ पता चलती हैं। और कल की भी जो लोग देखने पहुंचे उन्हें पता था ये डब फिल्म है, हिंदी में शूट नहीं हुई है। अभी जुलाई में आ रही है हिंदुस्तानी, जो कि इंडियन की डब है, तमिल की डब है हिंदी में, कमल हसन की। लोग उसके लिए एडवांस बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड के लोगों को नहीं देखना चाहते। और आपने जो कहा कि बॉलीवुड के लोग अब उनसे, मतलब इतना कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है इनका कि अल्लू अर्जुन और साउथ के प्रभास वगैरह से अपनी मार्केटिंग करवाना चाहते हैं, उनसे इंस्पायर हो रहे हैं। अपनी एक फिल्म आने वाली है शायद अक्षय की सरफिरा है, जिसमें साउथ के स्टार सूर्या है। सूर्या का कैमियो है उसमें, लेकिन प्रचार ऐसे किया जा रहा था कि अक्षय कुमार एंड सूर्या, ये इंटरनेट पे उन्होंने डाला हुआ इन्फॉर्मेशन। सोचिए उसमें सूर्या तो कैमियो, लेकिन उनको सहारा लेना पड़ रहा है साउथ का। बिल्कुल, हाँ, आप देखिए ना, बिल्कुल सहारा लेना पड़ रहा है। और ये भाई रणबीर कपूर ने अपनी ब्रह्मास्त्र जो थी वो साउथ में जाके प्रमोट की थी। उसके बाद आदि पुरुष का देखिए मुंबई और यहाँ से ज्यादा प्रमोशन साउथ में हुआ था। इनको लग रहा है कि शायद साउथ हमारे लिए मार्केट बने। भाई वो क्यों डेस्परेट मार्केट हो गए बनेगा? हैं, हाँ, डेस्परेट हो गए हैं बहुत। इनको लग रहा है कि अगर वहाँ ऑडियंस हमको एक्सेप्ट कर लेगी तो शायद वहाँ के मेकर्स भी हमको एक्सेप्ट कर लेंगे। रणबीर कपूर तो वहाँ जाके कहा है कि भाई मुझे गोद ले लीजिए। तो भाई गोद क्यों ले ले भाई, उनके पास अपने और लोग हैं। और रणवीर सिंह जाके फिल्म साइन करते हैं राक्षस नाम की, और अचानक से बिल्कुल, भाग जाते हैं, भाग के ऑफिस बॉम्बे आ जाते हैं, और उनकी टीम इन्फॉर्म करती है कि वो फिल्म नहीं कर पाएंगे किसी कारण से। ये प्रोफेशनलिज्म है। तो उन साउथ में ये अनप्रोफेशनलिज्म नहीं चलता है। साउथ काफी ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है, तो वहां के ये स्टार टेंट्रम्स नहीं चलते हैं। लेकिन ये लोग डेस्परेटली वहां जा रहे हैं। अक्षय अक्षय तो मराठी में भी चले गए हैं, कहाँ कहाँ किसी तरह वक्त रहते पैसा कमा ले जितना हो सके। लेकिन जो दर्शकों को फिल्में दिखा रहे हैं, हर 2 महीने में अक्षय की फिल्म आती है, और कितनी फ्लॉप की लाइन लग चुकी है। और बात तो ये भी है कि प्रोड्यूसर्स भी उसी को लेके फिल्म बनाए जा रहे हैं एक के बाद एक, जबकि वो फ्लॉप पे फ्लॉप दिए जा रहे हैं, 100 करोड़ लिए जा रहे हैं, और लोग उसी के पीछे पड़े हुए। तो ये बहुत ही डेस्परेशन वाला माहौल है, पैनिक वाला माहौल है। और साउथ में जो आपने कहा कि रणबीर कपूर जो कह आए कि मुझे गोद ले लो, क्यों बॉलीवुड से हिंदी के दर्शकों से दिल भर गया क्या इनका, या उन्होंने उन्हें छोड़ दिया है, लवारिस कर दिया है? बहुत ही हैरानी और मतलब बहुत ही हास्यास्पद स्थिति हो गई है इस वक्त। अब देखिए, अगर एनिमल चली है तो साउथ का डायरेक्टर संदीप रेड्डी जी वांगा, बिल्कुल, सारे डायरेक्टर साउथ के आ रहे हैं। है ना? जवान अगर बड़ी हिट हुई है तो वो एटली है ना? जी ये साउथ के डायरेक्टर्स को ला रहे हैं, उनके साथ में काम करना चाह रहे हैं। मामला वही है कि आप जो है ये समझ ही नहीं रहे हैं कि आप हिंदी पट्टी के लिए या हिंदी के दर्शकों के लिए सिनेमा बना रहे हैं। ये एनआरआई वाले दौर से उभरे हैं और इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम कहाँ जाएँ। इन्होंने अपनी ज़मीन छोड़ दी, इनको पता नहीं। बीच में थोड़ा बहुत ज़रूर एक फ़ेज़ आया था 2-5 साल का, जब नॉर्थ से कुछ नए फ्रेश राइटर्स आए थे, कुछ डायरेक्टर्स आए थे। लेकिन जैसा होता है, यहाँ आने के बाद वो सारे उसी रंग में ढल जाते हैं। तो बहुत जल्दी वो जो अपनी ओरिजिनैलिटी को खोकर जो है, वो मुंबई जैसे ही सिनेमा बनाने लगे, मुंबई जैसे ही काम करने लगे, तो वो फ्लॉप होने लगे। ये हिस्ट्री का मतलब हम इसको रिसर्च का सब्जेक्ट है, हम अगर इसमें डिटेल में जाएँगे, तो वो भी कर सकते हैं कभी। तो वो जो बीच में थोड़ी-सी एक फ्रेशनेस आई थी कि लगा था कि कुछ ज़मीन से जुड़ी फ़िल्में आ रही हैं, ज़मीन से जुड़ी कहानियाँ आ रही है या हमारा हीरो कुछ वैसा हो रहा है। लेकिन ये उसको बहुत देर तक कायम नहीं रख पाए, क्योंकि वहाँ से जो राइटर और वहाँ से वो जो डायरेक्टर्स जो फ्रेश आए थे, वो यहाँ आके यहाँ के जैसे ही करप्ट हो गए। सीधी-सी एक बात और है। चीज भी हुई है, एक और जी, चीज भी हुई है कि इन्होंने वहां के राइटर, वहां की एनवायरनमेंट में स्टोरी सेटअप भी की, लेकिन उसे ट्रीटमेंट साउथ का देने लगे। तो ये भी इन्होंने वही ना। घालमेल किया है। जैसे सोनाक्षी सिन्हा और अर्जुन कपूर की एक फिल्म आई थी, पता नहीं इसका नाम मलाल था या क्या था। वो बहुत अजीब था, साउथ का ट्रीटमेंट था, और फिल्म यूपी में बेस्ड थी, आगरे में। तो ये इनका आप मैं आपको याद दिलाऊं कि इनको ये जो साउथ पे इतना भरोसा हो रहा है, उसका एक और कारण है कि अजय देवगन की जो दृश्यम थी, वो साउथ का ही रीमेक थी, वो हिट हो गई। फिर दृश्यम 2 भी बना ली उन्होंने। तो इन्हें लगा कि भाई साउथ का स्टोरी यहाँ चलती है, ये सब कुछ चलेगा। वो टेस्टेड, ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले हैं उनके। प्लस आप देखिए कि प्रभु देवा ने जब फिल्में डायरेक्ट की थी जी, सलमान खान के लिए, वांटेड और दूसरी, तब बिल्कुल। उनको और कॉन्फिडेंस आया था साउथ पे। तो ये धीरे धीरे इनमें बढ़ा, इनको लगा है कि भाई साउथ से हिट मिलेगी हमको, साउथ से ही अब उनके डायरेक्टर डायरेक्ट करेंगे आके,
तो ही हमें सुपर हिट मिलेगी या पैसा मिलेगा, कामयाबी मिलेगी। तो यह है कि खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रहा बेसिकली। कई कारण हैं। जी। तो वही है कि इन्होंने दर्शकों को जो है वो छोड़ दिया है। इन्होंने दर्शकों पे ध्यान देना बंद कर दिया है और इन्होंने अपनी एक दुनिया बना ली है, ये उसी में खुश हैं। तो यही वजह है कि दर्शकों ने भी अब इनको इनके हाल पे छोड़ दिया है कि ठीक है, आप बनाते रहिए। तो वही है कि खुद ही बनाइए, खुद ही देखिए, जी, सीधा-सा बिल्कुल। मामला है। घर तो में उस देखिए हाल में अपना ला होम दिया है। थिएटर लगा के। और बिल्कुल, अब बिल्कुल, आप मैं देखिए और जो कॉर्पोरेट बुकिंग हो या जिस तरह से आपको रेटिंग्स स्टार रेटिंग हासिल करनी, जो भी आपको सच-झूठ दिखाना है, खुद को दिखाना है, वो आप देखते करते रहिए। लेकिन दर्शक अब धीरे-धीरे जो है इनसे दूर हो रहे हैं। अभी शायद ये बायकॉट जो है वो चले, नहीं चले, लेकिन दर्शक इससे भी दूर हो गए क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो वो आप पर ध्यान ही नहीं देंगे। मैं कई लोगों को जानता हूँ, उनको पता ही नहीं होता है कि अगले हफ्ते कौन-सी फ़िल्म आ रही है या अभी उससे पूछो कि अच्छा इस एक्टर की अगली फ़िल्म कौन-सी, उनको कोई मतलब ही नहीं है। बोले यार हम तो देखते ही नहीं, हमने देखना बंद कर दिया है। मुझे तो कई ये हाल तो दर्शकों हो ने चुका जब मैंने लिखा कि है। एक वीडियो बनाया था रिसेंटली कि इतनी फ़िल्में 6 महीनों में फ्लॉप हुई हैं बॉलीवुड की, बड़े स्टार्स की। तो कई यूज़र्स ने कमेंट किया तो हमें तो पता ही नहीं था कि ये फ़िल्में आई हैं और फ्लॉप भी हो गई हैं। तो वो बिल्कुल। हिंदी के दर्शक हैं सारे। तो ये हाँ, है, मैं इस चर्चा को अब एंड करना चाहूँगी। रवि जी, जी। तो ये इस पूरी चर्चा का निचोड़ अगर हम निकालें कि लोगों में एक तो दर्शकों में स्टार्स का जादू खत्म हो गया है, टूट गया है, क्रेज़ खत्म हुआ है और उनकी फ़िल्मों की क्वालिटी खराब है, तो वो एंटरटेनमेंट भी उन्हें नहीं मिल रहा है। तो ना वो एंटरटेन हो रहे हैं और ना वो स्टार्स की इज़्ज़त कर पा रहे हैं, ना उन्हें प्यार कर पा रहे हैं। तो कोई वजह नहीं मिल रही उन्हें कि उनकी फ़िल्में देखने जाएँ, जो अपनी जेब के पैसे भी लुटाएँ। तो ये बॉलीवुड के ऊपर भी बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि वो जिस जाल पे बैठे हैं, वही खुद भी काट रहे हैं बैठ के वो और देखने वाले भी मज़े ले रहे हैं कि हाँ, कट रही है, तुम भी गिरोगे और हमारे सामने गिरोगे। तो ये पूरा सिनेरियो आजकल चल रहा है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया रवि, आप आने के लिए चर्चा में। और शुक्रिया आपका। कई जी। कई दर्शकों ने कमेंट किए कि वो सिर्फ़ इस चर्चा को रवि जी आपके लिए देख रहे हैं। उन्होंने कहा अरे कि ये नहीं भाई। बहुत ही गहराई से जानते हैं, गहराई से बोलते हैं, मैं सिर्फ़ इनके लिए देख रहा हूँ। मैंने वो कमेंट शेयर भी किए हैं। तो काफ़ी यानी दर्शक बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट डिस्कशन सुनना चाहते हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया रवि, इस अच्छा चर्चा लगा में आने के बातचीत लिए। करके यहाँ पर। बिल्कुल, शुक्रिया। जी, धन्यवाद।